आज हम यहाँ पर विभिन्न भौतिक राशियों के बीच ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम विस्थापन या दूरी का समय के साथ ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि जब भी हम कोई ग्राफ खींचते हैं, जैसे विस्थापन समय के बीच या दूरी समय के बीच या चाल समय के बीच या वेग समय के बीच, तो ग्राफ में जो रेखा या वक्र प्राप्त होता है उससे जो है हमको एक या दो भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं। पहली जो भौतिक राशि प्राप्त होगी उसके लिए तरीका यह है कि जो भी वक्र हमको ग्राफ से प्राप्त हो रहा है उस वक्र की हम ढाल खींचें। तो ढाल का मतलब है वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ पर ये है, ये कोई वक्र है, इस वक्र के इस बिंदु पर अगर हम ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है, तो ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा के साथ जो कोण बना रही है, इस कोण का tan, जैसे θ3 है तो tan θ3 क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर ढाल हो जाएगा। ऐसे ही इस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, ऐसे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची हुई है, ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ θ1 कोण बना रही है, तो ये tan θ1 हो जाएगा इस बिंदु पर ढाल। तो ढाल का मतलब होता है tan θ, जहाँ θ जो है किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का tan या स्पर्शज्या वो कहलाता है ढाल। तो रेखा की ढाल बराबर होता है क्या, tan θ। तो जब भी हम किसी वक्र की ढाल प्राप्त करते हैं तो उस ढाल से भी हमको एक भौतिक राशि प्राप्त होती है। और या तो दूसरा तरीका यह है कि अगर हम कोई वक्र और जो नीचे कोई एक्स अक्ष है या कोई भी अक्ष है, तो वक्र और अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होता है उससे भी एक दूसरी राशि प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विस्थापन या दूरी का समय के साथ ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहले माना कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो यदि कोई स्थिर अवस्था में है तो दूरी और समय के बीच ग्राफ कैसे आएगा, वो ग्राफ इस प्रकार का आएगा। हम एक्स अक्ष पे ले रहे हैं, ये क्षैतिज अक्ष पे ले रहे हैं हम समय को, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे ले रहे हैं दूरी को। तो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस समय दूरी समय के बीच जो ग्राफ आता है उस ग्राफ में हमको एक रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा प्राप्त हो रही है और ये रेखा जो है ये समय वाली अक्ष के समांतर होती है। तो जब भी दूरी समय के बीच ग्राफ में समय अक्ष के समांतर, समय वाली अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त हो जाए तो ये रेखा क्या प्रकट करती है, ये रेखा प्रकट करती है वस्तु की स्थिर अवस्था। कई बार क्वेश्चन आता है, हमें ये ग्राफ दे रखा होगा और कहा होगा कि ये जो समय के समांतर जो ये रेखा आ रही है, ये रेखा क्या प्रकट करती है, तो ये रेखा प्रकट करती है वस्तु की स्थिर अवस्था। देखिए कैसे, माना हम यहाँ पर कुछ अलग अलग समय ले रहे हैं, जैसे t1 समय, t2 समय, t3 समय, ये अलग अलग 3 समय हैं। तीनों समय में इस समय में भी चली हुई दूरी वही है, इस समय चली हुई दूरी वही है, इस समय चली हुई दूरी वही है। तो अलग अलग समय पर चली गई दूरी एक समान है। तो इसका अर्थ है कि वस्तु क्या है, या दूरी की अब हम स्थिति भी लिख सकते हैं, अलग अलग समय पर वस्तु की स्थिति वही है। यानी अगर t1 समय पर वस्तु x1 पॉइंट पर थी तो t2 समय वस्तु x1 पॉइंट पर, t3 समय पर वस्तु x1 पॉइंट पर है। तो इसका अर्थ है कि वस्तु क्या है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में बनी हुई है, समय परिवर्तन होने पर भी। तो इसका अर्थ वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो जब भी दूरी समय के बीच ग्राफ में एक समय वाली अक्ष के समांतर कोई रेखा प्राप्त हो तो उसका अर्थ है कि वह रेखा वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करती है। और रेखा की जो ढाल है वो कैसे आएगी, रेखा की ढाल मतलब ये जो रेखा है ये इस क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बना रही, तो ये रेखा क्षैतिज अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेखा की ढाल का मतलब होता है tan θ। तो यहाँ पर tan θ, θ की जगह क्या आएगा 0, तो tan 0 का मान 0। तो रेखा की ढाल 0 आ रही है। कभी भी अगर स्पर्श रेखा की ढाल 0 आ रही है तो उसका मतलब रेखा की ढाल 0 आ रही है, मतलब वो रेखा एक्स अक्ष के या इस क्षैतिज अक्ष के समांतर है। दूसरा, अगर हम दूरी की अब हम विस्थापन ले लें तो विस्थापन और समय के बीच भी
अगर हम कोई ग्राफ खींचे, ग्राफ में हमको समय वाली अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो, तो ये तब भी ये रेखा क्या प्रकट करती है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो समय के समांतर रेखा प्राप्त होने पर, समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होने पर वस्तु की स्थिर अवस्था प्रकट होती है। और स्थिर अवस्था का मतलब वस्तु की चाल 0 होगी या वस्तु का वेग भी 0 होगा। अगला कंडीशन कि दूरी समय के बीच वक्र खींचा जा रहा है और ये प्रकट किया रहा है कि वस्तु स्थिर चाल से गति कर रही है। यदि कोई वस्तु स्थिर चाल से गति करे तो दूरी और समय के बीच जो वक्र आता है वो मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो जैसे दूरी समय के बीच वक्र खींचा तो ये दूरी यहाँ पर मूल बिंदु से एक रेखा आ रही है, तो ये रेखा प्रकट कर रही है वस्तु की स्थिर चाल या नियत चाल को। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखें, इस रेखा का, ये रेखा इस बिंदु पर यहाँ पर एक्स अक्ष से कोण बना रहे थीटा। ऐसे अगर हम इस रेखा का ये वाला बिंदु लें तो यहाँ पर भी अगर हम एक्स अक्ष, ये वाली अक्ष, क्षैतिज अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दे तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं। तो इन दो बिंदुओं पर अगर हम ढाल देखें तो इस बिंदु पर ढाल कैसे खींचेंगे? ये रेखा इस क्षैतिज अक्ष के साथ या एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाए? थीटा बना रही है। तो इसका टेन लीजिए तो टेन थीटा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा आएगा वही क्या होगा? इस रेखा की इस बिंदु पर ढाल या प्रवणता। ऐसे ही इस बिंदु पर प्रवणता के लिए क्या करेंगे हम? इस बिंदु पर हम इस एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देंगे और देखेंगे कोण कितना बन रहा है। तो ये देखिए, दो समांतर रेखाएं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो इस बिंदु पर प्रवणता या ढाल बराबर हो जाएगा इस कोण का टेन। तो इस बिंदु पर प्रवणता की ढाल क्या आ जाएगी? वो आएगी टेन थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर प्रवणता एक समान आ रही है, ढाल एक समान आ रही है, या ये कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं पर यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण एक समान है। तो इसका अर्थ है कि ये जो रेखा है, ये रेखा इस समय वस्तु की स्थिर चाल या नियत चाल को प्रकट कर रही है। तो जब भी दूरी और समय के बीच खींचे गए वक्र में हमको मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा प्राप्त हो तो ये रेखा हमेशा वस्तु की नियत चाल को प्रकट करती है। इसकी अगर हम दूरी के पे विस्थापन माने यहाँ पे, तो विस्थापन समय के बीच अगर वक्र में मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा प्राप्त हो रही है तो वो रेखा वस्तु के नियत वेग को प्रकट करती है, अचर वेग को प्रकट करती है। तो इसका शर्त क्या? अचर वेग या अचर चाल या स्थिर चाल के लिए कि वो रेखा मूल बिंदु से जाएगी और यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर जो प्रवणता आएंगी वो प्रवणताएं क्या आएंगी? सेम आएंगी। अलग अलग बिंदुओं पर एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण क्या होगा? सेम होगा, या एक्स अक्ष की समांतर रेखा के साथ बना हुआ कोण सेम होगा। तो नियत चाल को या नियत वेग को प्रकट करेगा। अला हाँ, सॉरी, इसके बाद इसमें जो है परिवर्ती चाल, तो परिवर्ती चाल को कैसे प्रकट करेंगे? परिवर्ती चाल का मतलब है कि जब वस्तु अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है या समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है, तब भी वस्तु की चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे दूरी और समय के बीच वक्र खींचा तो ये वक्र इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। इस वक्र के मैंने यहाँ 3 बिंदु लिए, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया। इन बिंदुओं पर मैं ये देख रहा हूँ कि इन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखा, जैसे इस बिंदु पर ये वाली स्पर्शरेखा खींच रखी है डैश से, इस बिंदु पर ये वाली स्पर्शरेखा खींच रखी है और इस बिंदु पर ये वाली स्पर्शरेखा खींच रखी है। तो अलग अलग इन तीनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखाएं ये एक्स अक्ष या उसकी समांतर अक्ष के साथ जो कोण बना रही हैं वो कोण अलग लगाएंगे। देखिए, इस बिंदु पर ये स्पर्शरेखा इस एक्स अक्ष के साथ यहाँ पर थीटा1 कोण बना रही है। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा ये एक्स अक्ष की समांतर अक्ष के रेखा के साथ यहाँ पे थीटा2 कोण बना रही है, अलग अलग कोण लग रहे हैं। और इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्शरेखा ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा के साथ बनाया गया यहाँ पर कोण क्या? थीटा3 है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये थीटा1 छोटा है, ऊपर की ओर जाने पे थीटा2 का मान लगातार क्या थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। थीटा1 छोटा, थीटा2 और बड़ा, थीटा3 और बड़ा। तो इस वक्र में ऊपर की ओर जाने पे थीटा के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका अर्थ है जब भी किसी वक्र दूरी और समय के बीच के वक्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पे स्पर्शरेखा द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कोण
लगातार बढ़ रहा है थीटा कोण, तो इसका मतलब है वहाँ पर चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और चाल बढ़ रही है मतलब चाल परिवर्तित हो रही है, अर्थात ये परिवर्तित चाल को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर ये बढ़ती हुई चाल का वक्र है, इसमें थीटा लगातार बढ़ रहा होगा। ऐसे यहाँ पर ये दूसरा वक्र है, ये भी दूरी समय के बीच का वक्र है। इसमें वक्र इस प्रकार का प्राप्त हो गया माना, तो मैंने यहाँ पे ये 3 बिंदु ले लिए। जैसे एक बिंदु ये है, इस बिंदु पर खींचेगी स्पर्शिका ये हो गई, ये वाली। तो इस बिंदु पर खींचेगी स्पर्शिका ये है y अक्ष के रूप में, ओ बिंदु पर। इस समय अक्ष हो गया, दूरी अक्ष हो गया। यहाँ पर ये वक्र प्राप्त हुआ माना, तो ये वक्र भी परिवर्ती चाल को प्रकट करता है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो है जैसे माना ये 3 बिंदु हैं। ये T1 समय, T2 समय, T3 से, तो T1 समय में चलेगी दूरी अलग है, T2 समय में अलग दूरी है, T3 समय में अलग दूरी है। तो अलग अलग समय पर अगर हम देखें, जैसे यहाँ T1 समय देखें, ये T1 समय है, ये माना T2 समय है। इस समय पे चलेगी दूरी माना ये आ रही है, और इस समय पे चलेगी दूरी माना ये आ रही है। तो अलग इस समय पे चलेगी जो दूरी है, इस दूरी और इस समय का जो अनुपात होगा दूरी बटे समय, इससे क्या निकलेगा, चाल। और इस समय पे देखिए जो दूरी ये है और समय ये हो गया, तो इस समय T2 समय पे चलेगी दूरी और समय का जो अनुपात होगा तो दूरी बटे समय, तो इसलिए निकलेगा T2 समय पे चाल। तो निश्चित ही ये T2 समय पे चाल और T1 समय पे चाल क्या आएंगी, अलग लगाएंगी, अर्थात चाल क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये परिवर्ती चाल को प्रकट करता है। अब परिवर्तित चाल को प्रकट करने वाले वक्र में क्या होता है, अलग अलग बिंदुओं पर जो स्पर्शिकाएंगी वो स्पर्शिकाएं x अक्ष के साथ अलग अलग कोण बनाएंगी। जैसे यहाँ पर ये इस बिंदु पर खींचेगी स्पर्शिका x अक्ष के साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर खींचेगी स्पर्शिका, ये वाली स्पर्शिका ये x अक्ष की समांतर रेखा के साथ θ1 कोण बना रही है। यहाँ पर खींचेगी स्पर्शिका, ये x अक्ष की समांतर रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या, θ2 है। तो यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर जो स्पर्शिकाएं हैं वो x अक्ष या उसके समांतर अक्ष के साथ अलग अलग कोण बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये परिवर्ती चाल होगी। अगर ऐसा होता है थीटा के मान अलग लगाते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये परिवर्ती चाल को प्रकट करेगा ये वक्र। और यहाँ पर ऊपर की ओर जाने पर हम देख रहे हैं इस वक्र में कि थीटा के मान लगातार घट रहे हैं। यहाँ पर जैसे थीटा का मान 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है। लगातार ऊपर की ओर जाने पे थीटा की इस कोण के मान में लगातार कमी आ रही है, थीटा घट रहा है। तो इस प्रकार का वक्र ये जो है घटती हुई चाल को प्रकट करता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वेग या चाल का समय के साथ ग्राफ। तो फिर वही कंडीशन लेंगे, जब चाल नियत है, जब त्वरण नियत है, इनके लिए क्या क्या वक्र आते हैं। तो वेग का समय के साथ ग्राफ या चाल का समय के साथ ग्राफ, तो देखिए इसमें मान हम चाल या वेग को कहाँ ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष पे ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे x अक्ष या क्षैतिज अक्ष पे हमने क्या ले लिया, समय को ले लिया। तो यदि चाल और समय के बीच के ग्राफ में हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त हो रही है कि जो कि समय अक्ष के समांतर है, तो ये रेखा नियत चाल को प्रकट करती है। अर्थात चाल समय ग्राफ में अगर ऐसी रेखा मिले जो समय वाली अक्ष के समांतर हो ये, तो तब ये रेखा नियत चाल को प्रकट करेगी। या अगर हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम वेग और समय के बीच ग्राफ खींचें और वेग और समय के बीच के ग्राफ में अगर ऐसी रेखा मिली जो समय अक्ष के समांतर हो, तो ये रेखा तब उसमें नियत वेग को प्रकट करती है, यानी अचर वेग को। और इस रेखा का जो ढाल होगा, यानी इस रेखा का x अक्ष के साथ बने हुए कोण का tan, तो ये रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, समांतर है, तो ये रेखा x अक्ष के साथ इस समय 0 कोण बनाएगी समय वाले अक्ष के साथ। तो इस रेखा की जो प्रवणता या ढाल होगा वो आएगा m बराबर tan 0 यानी 0। इस रेखा में हम देख रहे हैं, अगर हम अलग अलग समय ले लें 3, जैसे माने T1 समय, T2 समय, T3 समय, तो इन अलग अलग समय पर रेखा की जो चाल है या वेग है वो क्या है, एक समान है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर ये गैप, ये गैप बराबर होगा, यानी अलग अलग समय पर रेखा की चाल या वेग अलग सेम है। तो अलग अलग समय पर रेखा के वेग या चाल सेम है, एक समान है, तो ये नियत चाल या नियत वेग को प्रकट कर रही है रेखा। इसके बाद त्वरण जब नियत है तो तब कैसा वक्र प्राप्त होगा, त्वरण नियत है। तो नियत त्वरण कब होता है, जब समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में
समान परिवर्तन होता है तो तब जो त्वरण आता है वो नियत त्वरण आता है, यानी त्वरण का मान हर समय अंतराल में क्या आएगा, एक समान आएगा। तो इसमें हम माना ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पे चाल ले रहे हैं और यहाँ पे क्षैतिज अक्ष पे हमने क्या लिया, समय लिया। चाल के पे हम वेग भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो जब वेग और समय के बीच खींचे गए ग्राफ में हमको ऐसी रेखा मिले जो कि मूल बिंदु से जाती है, तो ये रेखा जो है नियत त्वरण को प्रकट करती है, नियत त्वरण को प्रकट करती है। इससे पहले हमने ठीक इसी प्रकार का वक्र तब देखा था जब दूरी समय के बीच खींचा था वक्र, तब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा क्या प्रकट करती थी, नियत चाल को। तो यानी दूरी समय के बीच खींचे गए वक्र में ऐसी रेखा आ रही जो मूल बिंदु से जा रही है, तब तो वो नियत चाल को प्रकट कर रही है। और जब चाल वेग समय के बीच का वक्र है तो उसमें अगर ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से जा रही है तो वो नियत त्वरण को प्रकट करती है। इस रेखा की विशेषता यह है कि इस रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम प्रवणता देखें तो प्रवणता का मतलब tan थीटा, ये देखें तो ये हर समय हर बिंदु पे क्या आएगा, इसका मान एक जैसा आएगा। जैसे इस बिंदु पर ये रेखा x अक्ष बना रही थीटा कोण, इस बिंदु पर ये रेखा x अक्ष यानी x अक्ष की समांतर रेखा खींचेंगे यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पर बनेगा थीटा कोण। इस बिंदु पर यही रेखा x अक्ष की समांतर रेखा के साथ कितना कोण बना रही होगी, थीटा कोण बना रही होगी। तो इस रेखा के अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो रहा है, प्रवणता ये का मान tan थीटा का मान क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। अतः ये रेखा क्या है, ये नियत त्वरण को प्रकट करेगी। नियत त्वरण का मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग समय ले रहे हैं 3। तो इस समय पे हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर एक लंब डालते हैं ऐसे, ये लंब। तो इस t1 समय पर और ये t2 समय माना, ये t3 समय है, तो t1 समय t2 समय ले लिया हमने। तो t1 समय पे ये 0 से t1 समय के बीच का जो समय अंतराल है इसमें हम त्वरण देख रहे हैं। तो त्वरण कैसे देखेंगे, इस बिंदु पर वेग और इस बिंदु पर वेग, तो इन दोनों वेगों का अंतर ये हो गया वेग परिवर्तन और ये हो गया समय अंतराल। तो समय अंतराल हो गया t1 और वेग परिवर्तन हो गया इतना। तो वेग या त्वरण बराबर आ जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर जब भी हम वेग और समय के बीच के वक्र में त्वरण निकालना चाहेंगे तो त्वरण कैसे निकलेगा, ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये y अक्ष के समांतर जो ये पार्ट है और ये जो x अक्ष पे खींचा गया पार्ट है, इन दोनों का अनुपात, तो ये भाग बटे ये वाला भाग, तो ये भाग कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे t2 समय पे देखें तो 0 से t2 समय के बीच का जो समय अंतराल होगा इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, त्वरण का मान अलग अलग समान समय अंतराल में त्वरण का मान क्या आता है, इसमें समान आता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये नियत त्वरण होगा। अगर हम यहाँ पे बराबर दूरी पे समय ले लें, जैसे ये फिर इतनी दूरी पे ये ले लें, तो समान समय अंतरालों में जैसे त्वरण यहाँ पर 20 आया, तो यहाँ पर भी इतने समय अंतराल के बीच त्वरण का मान क्या आएगा, 20 आएगा। तो यानी समान समय अंतरालों में यहाँ पे त्वरण का मान सेम आ रहा है। अतः ये क्या करेगा, ये अचर त्वरण को प्रकट करेगा, क्योंकि अचर त्वरण की परिभाषा वो ये है कि अचर समान समयांतरालों में यदि वेग परिवर्तन समान हो रहा है तो वहाँ पर त्वरण क्या होता है, अचर होता है। और इसकी सबसे अच्छा इसका पहचान ये है कि इसमें जो रेखा प्रकट प्राप्त होती है वो रेखा मूल बिंदु से जाती है और इस रेखा के अलग अलग बिंदुओं पर जो प्रवणताएँ आती हैं वो सेम आती हैं, tan थीटा का मान सेम आएगा। फिर इसमें जब त्वरण परिवर्ती है तो परिवर्ती त्वरण के लिए क्या आता है कि वेग और समय के बीच का जो वक्र है या चाल समय के बीच का जो वक्र है, ये वक्र रेखा के रूप में नहीं आता, ये एक वक्र के रूप में आता है। ये रेखा प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे ये वक्र के रूप में प्राप्त होगा। इस वक्र में अगर हम देखें अलग अलग बिंदुओं पर हम प्रवणता निकालना चाहें तो यहाँ पर हम स्पर्शरेखा खींच रहे हैं ऐसे, और ये स्पर्शरेखाएँ जो हैं एक्स अक्ष के साथ लगातार क्या कर रही हैं, जो कोण बना रही हैं, इस कोण का मान ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ रहा है। यहाँ पे थीटा 1 कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा 2 कोण बन रहा है, यहाँ पे थीटा 3 कोण बन रहा है। तो ये कोण इस वक्र में ऊपर की ओर जाने पे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का व्यवहार जिस वक्र में होगा वो प्रकट करेगा बढ़ता हुआ त्वरण। तो बढ़ता हुआ त्वरण भी जो है परिवर्तित त्वरण को प्रकट करता है, क्योंकि त्वरण इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से यदि वेग समय के बीच या चाल समय के बीच का वक्र इस प्रकार से आ रहा है इस वक्र के रूप में, तो इस वक्र के रूप में भी क्या हो रहा है,
अलग अलग बिंदुओं पर जो हमने स्पर्शरेखाएं खींच रखी हैं, ये स्पर्शरेखाएं एक्स अक्ष के साथ यहाँ पे θ1, θ2, θ3 कोण बना रही हैं। तो हम देख रहे हैं वक्र में ऊपर की ओर जाने पे थीटा का मान लगातार घट रहा है। ये थीटा ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है। तो ये प्रकट करता है घटता हुआ त्वरण। ठीक है, तो घटता हुआ त्वरण, यहाँ पर त्वरण की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पर त्वरण की वैल्यू आएगी जब भी वेग और समय के बीच का जो वक्र होगा, इस वक्र में त्वरण कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम निकालते हैं अलग अलग बिंदुओं पर tan थीटा से। तो इस बिंदु पर tan थीटा का मान ज़्यादा आएगा क्योंकि कोण ज़्यादा है, इस बिंदु पर tan थीटा का मान कम आएगा क्योंकि कोण कम है, और इस बिंदु पर tan थीटा का मान और कम आएगा क्योंकि बाद थीटा का मान और कम हो गया। तो अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो यही tan थीटा यहाँ पर प्रवणता को ये और त्वरण को भी प्रकट करता है। तो चाल वेग समय के बीच का जो भी वक्र होगा, उस वक्र में त्वरण निकालने की विधि है कि हम उस वक्र के किसी बिंदु पर क्या निकाल दें? tan थीटा निकाल दें। तो जो tan थीटा आएगा वही वहाँ पर क्या करता है? त्वरण को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर भी इसने त्वरण को प्रकट किया था, तो इस वाले में त्वरण क्या था? सेम आ रहा था, tan थीटा हर जगह सेम था, यहाँ नहीं आएगा सेम। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जाने पे त्वरण का मान क्या हो रहा है? घटता है। तो ये वक्र घटते हुए त्वरण को प्रकट कर रहा है। तो घटता हुआ त्वरण मतलब त्वरण क्या हो रहा है? यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। तो जब भी त्वरण परिवर्तित हो रहा होगा, परिवर्तित त्वरण होगा, तो वहाँ पर जो वेग समय के बीच का जो वक्र होगा, वो जो है वक्र के रूप में होगा, उसमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार वेग समय के बीच का जो वक्र होगा, वो वक्र इस प्रकार का भी आ सकता है। यानी यहाँ पर जैसे हमने समय वाली अक्ष क्षैतिज ले रखी है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पे वेग ले रखा है, तो हम देख रहे हैं अलग अलग समय पे जैसे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 समय माना। तो जैसे यहाँ से यहाँ के बीच का जो समय है, इसमें वेग का मान धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है, फिर नीचे की ओर जाने पे ऋण दिशा में बढ़ रहा है, फिर ऋण दिशा में घट रहा है। तो यानी वेग का मान कभी धनात्मक है तो कभी ऋणात्मक है। तो ऐसा संभव है, वेग का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, क्योंकि वेग सदिश राशि है। तो क्योंकि वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वेग समय के बीच इस प्रकार का वक्र संभव है। और यहाँ पर अगर हम चाल समय के बीच ऐसे वक्र की कल्पना करें, तो चाल समय के बीच अगर यहाँ पर चाल लिख देते, तो चाल समय के बीच इस प्रकार का वक्र असंभव है, क्योंकि चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है, वो कभी भी चाल का मान ऋणात्मक नहीं होता। तो ये वक्र वेग समय के बीच ही संभव है, ये चाल समय के बीच ये वक्र संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर चाल समय, वेग समय, विस्थापन समय और दूरी समय के बीच वक्र देखे और इनका गुण पढ़ा हमने वक्रों का। तो इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। धन्यवाद।